प्यारे बच्चों, हमारे यूट्यूब चैनल ए टू जेड फिजिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। पिछले टर्न पर हम पढ़ रहे थे बायो सेवर्ट का नियम पढ़ा था और दाएं हाथ की हथेली का नियम नंबर 1 पढ़ा था पिछले वीडियो में। आज हम पढ़ेंगे बायो सेवर्ट के नियम के अनुप्रयोग पढ़ेंगे इसके। तो इसके अंतर्गत हम 2 टॉपिक लेंगे और उन 2 में से ये पहला टॉपिक है वृत्ताकार धारावाही कुंडली की अक्ष के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र। तो हेडिंग है हमारा आज का वृत्ताकार धारावाही कुंडली की अक्ष के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र, ये हमारा टॉपिक। यानी इस हेडिंग का मतलब समझ लिए, वृत्ताकार धारावाही कुंडली है, यानी एक कुंडली होगी जिसमें धारा बह रही होगी और उसकी अक्ष के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र हमें ज्ञात करेंगे, यानी उसकी अक्ष भी हमें पता होनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, एक वृत्ताकार धारावाही कुंडली बनाएंगे। ये कुंडली इस तरह से बनानी है कि ये कागज के तल के लंबवत हो, इस तरह से। लेकिन इस दिशा में हवा में रेखाएं नहीं खींची जा सकती हैं, यानी जो चित्र बनेगा वो हमें बनाना है 3 डायमेंशनल और हमारे सामने जो सरफेस है ये है 2 डायमेंशनल। इसलिए जैसे हम बता रहे हैं कि इस तरह का एक वृत्ताकार लूप बनाना है, तो लूप हवा में नहीं बन सकता, तो इसे हम इस तरह से बनाएंगे। लो जी, ये वृत्ताकार धारावाही लूप बन गया। ये मान लीजिए कि ये कागज के तल के लंबवत इस तरह से लूप है, इस तरह से, और इसमें धारा की दिशा ये है, धारा है, और इस पर हम एक छोटा सा अल्पांश चुन लेते हैं। अल्पांश है ये ए बी और इसकी लंबाई है छोटा अल्पांश, या सूक्ष्म अवयव भी कह देते हैं इसको, या अल्पांश कह देते हैं। ये हमने डार्क कर दिया है, ए बी ये अल्पांश है। अब इसकी ये अक्ष है, इसकी ये अक्ष है, ये अक्ष है। तो अक्ष पर एक बिंदु है P, अक्ष पर बिंदु है हमारा P। तो बिंदु P पर हमें चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है इस धारावाही लूप के कारण, और इस धारावाही लूप में धारा बह रही है I। ठीक है, तो इस पर धारा बह रही है, I बह रही है, और अब इस अल्पांश के कारण बिंदु P पर हम चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करेंगे। तो चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा होगी दाएं हाथ की हथेली के नियम नंबर 1 से ज्ञात करेंगे। तो देखो इसमें धारा इधर को बह रही है। थोड़ी देर के लिए हम इसको घुमा देते हैं चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताने के लिए। इस दिशा में धारा बह रही, तो उस दिशा में हमें क्या करना है, अंगूठा। दाएं हाथ की हथेली का नियम नंबर 1 यही था। यदि हम अपने दाएं हाथ की हथेली को पूरा इस प्रकार फैलाएं कि अंगूठा धारा की दिशा में हो और ये उंगलियां उस बिंदु की ओर संकेत करेंगी जहां पर हमें चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना हो, तो उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हथेली से धक्का देने की दिशा में होता है। तो अब ये इस दिशा में इस तरह से है ये, और यहाँ पर एक मान लीजिए कि अल्पांश है, अल्पांश में धारा इस तरह से बह रही है। तो हमें इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है, तो इस बिंदु की ओर हमें उंगलियां करनी है, उंगली रखनी है, और इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र जो होगा हथेली से धक्का देने की दिशा में, यानी इस दिशा में होगा, इस दिशा में। ठीक है, यानी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी ये। ऐसे ही अगर सिमेट्रिकली अगर नीचे भी एक अल्पांश A डैश B डैश चुनेंगे, ये नीचे अल्पांश एक चुन लेते हैं हम सिमेट्रिकली, ये चुनेंगे, तो इसके लिए भी हम चुंबकीय क्षेत्र यहीं पर निकालेंगे। तो इसे भी बिंदु P से मिला दीजिए और DB को भी, यानी AB को भी, जो DL लंबाई है इसकी, इसे भी हमने P से मिला दिया है। अब मान लीजिए कि उस बिंदु पर इस अल्पांश द्वारा अल्फा कोण बनाया जा रहा है और ये इसकी वृत्ताकार धारावाही कुंडली है। इसकी त्रिज्या मान लीजिए कि A है।
तो अब हम यानी ये चुंबकीय क्षेत्र होगा dB। तो चुंबकीय क्षेत्र dB को हम उसके दो घटकों में वियोजित करेंगे, ऊर्ध्व घटक और ये क्षैतिज घटक। तो ऊर्ध्व घटक और क्षैतिज घटक में ज्ञात करने के लिए अब एक और ध्यान दीजिए, इस बात का यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। एक प्रमेय है कि दो रेखाओं के बीच जितना कोण बनता है उनके लंबों के बीच में भी उतना ही कोण बनता है। तो ये हमने जो इस दिशा में हमने उंगलियां फैलाई थी और उसके लंबवत ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा थी, तो और इसके लंबवत ये है। तो अगर दो रेखाओं के बीच जितना कोण बनता है, प्रमेय ये है, दो रेखाओं के बीच जितना कोण बनता है उनके लंबों के बीच में भी उतना ही कोण बनता है। तो इस पर लंब है ये और इस रेखा पर लंब है ये, अतः दो रेखाएं प्राप्त हुई, अतः इन दो रेखाओं के बीच का कोण भी अल्फा ही होगा। ठीक है। अब dB को इसके घटकों में विभाजित करने के लिए क्या करेंगे, एक लंब घटक और एक क्षैतिज घटक, इन दोनों तरफ लंब डाल देंगे तो ये प्राप्त हो जाएगा क्षैतिज घटक और ये घटक प्राप्त होगा ऊर्ध्व घटक। ठीक है। तो लेकिन ये कोण बन रहा है और ये dB है, तो dB का जिधर कोण बनता है उधर cos थीटा हो जाता है और उसके लंब घटक जो होता है ये वाला, ये sin थीटा, यानी ये हो जाएगा, यानी dB sin अल्फा और ये हो जाएगा dB cos अल्फा। ठीक है। ऐसे ही सेम अगर हम सिमेट्रिकली a डैश b डैश एक और अल्पांश ले लेते हैं तो इस अल्पांश के कारण भी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा यहां पर तो होगी इस दिशा में। ठीक है। और इसको अगर घटकों में वियोजित करें तो ऐसे ही यहां पर भी इसके दोनों क्षैतिज और ऊर्ध्व घटकों में वियोजित करेंगे तो ये घटक आ जाएगा और एक ये घटक आएगा और यहां पर भी ये कोण होगा अल्फा। अल्फा होने के कारण अब इन दो रेखाओं के बीच में अल्फा कोण बन रहा है, तो इस पर लंब ये रेखा और इस पर लंब ये रेखा, अतः इनके बीच में भी ये कोण होगा अल्फा और ये होगा dB। तो dB का अल्फा कोण पर घटक यानी ये हो जाएगा dB cos अल्फा और इसके लंब घटक हो जाएगा dB sin अल्फा। ये दो घटक हो जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए, गौर करिए, dB cos अल्फा है वो ठीक ऊपर की ओर है और जो dB cos अल्फा ये नीचे की ओर है, अतः ये दोनों ही मान बराबर हैं और विपरीत हैं, अतः dB cos अल्फा जो होगा इस नीचे वाले dB cos अल्फा को निरस्त कर देगा। लेकिन dB sin अल्फा यानी हर घटक के लिए, यहाँ पर जैसे हमने एक छोटा सा अल्पांश लिया था AB लिया था, ऐसे ही छोटे छोटे अल्पांश अगर माने तो जो विपरीत दिशा में, जैसे यहाँ पर एक अल्पांश लेंगे तो एक विपरीत दिशा में यहाँ पर अल्पांश लेंगे, तो वो एक दूसरे को यानी dB cos अल्फा ये सभी घटक यानी जो इस दिशा में जो घटक हो रहे हैं, विपरीत दिशा में घटक हो रहे हैं, ये तो कटते जाएंगे और इस दिशा में जुड़ते जाएंगे। तो परिणामी चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करने के लिए कुल घटक यानी कुल चुंबकीय क्षेत्र निकालने के लिए dB sin अल्फा का इंटीग्रेशन कर देंगे। क्या कर देंगे? इंटीग्रेशन कर देंगे। बस इतना ही करना है। तो पहले तो हम चित्र के बारे में कुछ लिख देंगे, चित्र के बारे में इसका वर्णन कर देंगे, चित्र में क्या दिखाया गया, चित्र क्या कह रहा है, तो लिखेंगे, यानी चित्र के बारे में वर्णन करना है। तो चित्र के बारे में थोड़ा वर्णन कर देते हैं तो अच्छे नंबर मिलते हैं। अगर ऐसे ही लिख देंगे डेरिवेशन तो उसमें उतने अच्छे नंबर नहीं मिलते हैं। तो हम यहाँ पर ये मान लेंगे, माना एक कुंडली जिसमें I धारा प्रवाहित हो रही है तथा कुंडली का जो तल है कागज के तल के लंबवत है। जिसकी अक्ष पर x दूरी पर, जिसकी अक्ष पर x दूरी पर
ये दूरी हमने मान ली कि x दूरी पर बिंदु P है, ये x दूरी पर बिंदु P स्थित है, x दूरी पर बिंदु P स्थित है, जहां कुंडली के कारण परिणामी चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। परिणामी चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। ठीक है, इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए एक अल्पांश, कुंडली पर एक अल्पांश ले लेंगे या सूक्ष्म अवयव ले लेंगे। इसके लिए कुंडली पर एक हमने सूक्ष्म अवयव लिया है dl, लेते हैं जो कागज के तल के लंबवत है। जैसे मान लीजिए ये है इस दिशा, इस तरह से है, और यहाँ पर हमने यहाँ पर लिया है, तो वो कागज के तल के लंबवत होगा। कागज के तल के लंबवत है। तो बायो-सैवर्ट के नियम से अल्पांश जो हमने लिया है, छोटा सा अंश लिया है, अल्पांश dl के कारण P पर चुंबकीय क्षेत्र, ये निकालना है। इस छोटा सा अवयव है dl, इसके कारण P पर हमें चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। चुंबकीय क्षेत्र है मान लीजिए dB बराबर, चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर लगाओ या मत लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता। चुंबकीय क्षेत्र dB बराबर क्या होता है, फार्मूला होता है, बायो-सैवर्ट का नियम है, μ0/4 पाई I dl और साइन थीटा बटे अल्पांश से बिंदु P की दूरी मान लीजिए कि r है, तो ये हो जाएगा r²। ठीक है, ये हो जाएगा। अब यहाँ पर थीटा क्या चीज़ है, यहाँ थीटा जो है अल्पांश इस तरह से था, यानी अल्पांश जो था इस तरह से था, और इसके कारण यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात किया जा रहा है। तो जो थीटा होता है अल्पांश और उस बिंदु को मिलाने वाली रेखा के बीच का कोण होता है, जो कि यहाँ पर सीधा सीधा हो जाएगा, इनके बीच का कोण हो जाएगा यहाँ पर 90 अंश। अल्पांश ये है और बिंदु ये है, तो अल्पांश को उस बिंदु से मिलाने वाली, यानी ये बिंदु है, इस बिंदु से मिलाने वाली जो रेखा होगी अल्पांश पर लंबवत होगी, है ना। तो वही लिख देंगे, जहां थीटा अल्पांश तथा अल्पांश को P से मिलाने वाली रेखा के बीच का कोण है। बीच का कोण है जो लंबवत है, अर्थात थीटा बराबर हो जाएगा 90 अंश। अगर थीटा बराबर यहाँ पर 90 अंश रख दें तो अब ये हो जाएगा, देखो dB बराबर μ0/4 पाई I dl साइन 90 अपॉन r²। साइन 90 का मान 1 होता है, तो अब ये हो जाएगा μ0/4 पाई I dl बटे r²। ये समीकरण 1 हो जाएगा। ठीक है, ये हुआ समीकरण 1।
अब देखिए ये डी बी प्राप्त हो गया, μ0/4πi/dl/r² इतना प्राप्त हो गया। अब dv को इसके घटकों में वियोजित कर दें। dv को क्षैतिज व ऊर्ध्व घटकों में वियोजित करने पर क्षैतिज घटक प्राप्त हो जाएगा हमें जो क्षैतिज घटक प्राप्त हुआ है ये तो dv sin अल्फा है, तथा ऊर्ध्व घटक जो प्राप्त हुआ है dv cos अल्फा प्राप्त होता है। अब इसी प्रकार ए बी के सम्मित यानी जिस तरह से ए बी लिया है उसी के ही सम्मित में अगर एक दूसरा भी हम अल्पांश लेते हैं ए डैश बी डैश, तो उसके कारण चुंबकीय क्षेत्र जो है dv इस दिशा में प्राप्त होगा। इसी प्रकार ए बी के सम्मित अल्पांश ए डैश बी डैश लेते हैं तो उसके कारण भी चुंबकीय क्षेत्र जो प्राप्त होगा dv प्राप्त होगा। अब इसे भी उसके घटकों में ऊर्ध्व घटक और क्षैतिज घटक में वियोजित कर दें तो इसे भी क्षैतिज और ऊर्ध्व घटकों में वियोजित करने पर क्षैतिज और ऊर्ध्व घटकों में वियोजित कर दें तो फिर से वही दो घटक प्राप्त होंगे जैसे अभी हमने लिया था, वैसे ही ये dv प्राप्त हुआ है। अब इसके भी घटकों में वियोजित करें, dv का अल्फा कोण पर घटक dv cos अल्फा होगा और इसके लंब घटक dv sin अल्फा होगा। वियोजित करने पर क्षैतिज घटक प्राप्त होगा dv sin अल्फा तथा ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर घटक dv cos अल्फा होगा। अतः dv cos अल्फा विपरीत व बराबर प्राप्त होते हैं, जो एक दूसरे को निरस्त कर देंगे। निरस्त कर देंगे। देखो ये dv cos अल्फा ये है dv cos अल्फा और ये dv cos अल्फा, ये तो एक दूसरे को विपरीत दिशा में होने के कारण बराबर भी हैं और विपरीत हैं, अतः निरस्त कर देंगे। लेकिन जो dv sin अल्फा है इस घटक के कारण प्राप्त किया था dv sin अल्फा, वो भी इसी दिशा में था और इस घटक के कारण यानी dv के कारण भी जो क्षैतिज घटक प्राप्त हुआ वो dv sin अल्फा ही था। अतः ये दोनों ही सदस्य, इसके कारण भी घटक यहाँ पर और इसके कारण भी यहाँ पर घटक एक ही दिशा में प्राप्त हो रहे हैं, अतः ये जुड़ जाएंगे।
क्या होगा, ये जुड़ जाएंगे। तो इस दिशा में जुड़ जाएंगे, तो जोड़ते चले जाएं हर घटक के लिए। यहाँ पर घटक लेंगे, यहाँ पर घटक लेंगे, यहाँ पर घटक लेंगे, यहाँ पर घटक लेंगे। उन सभी के लिए जो जैसे यहाँ पर लेंगे तो यहाँ पर लें, जो विपरीत घटक आएंगे, जैसे ये आया डी बी कॉस अल्फा और ये डी बी कॉस अल्फा, ये तो एक दूसरे को निरस्त करते जाएंगे इस दिशा में जो आएंगे। लेकिन जो इस दिशा में जो घटक आएंगे वो एक ही दिशा में आते हैं, वो जुड़ते चले जाएंगे। यानी डी बी साइन अल्फा पूरे वृत्त के लिए निकाले जाएंगे, डी बी साइन अल्फा, और वो जुड़ते चले जाएंगे। अतः जोड़ने के लिए, परिणामी निकालने के लिए हम उसका इंटीग्रेशन कर देते हैं और वो परिणामी उसका फिर प्राप्त हो जाता है। तो इंटीग्रेशन कर देंगे, या सिग्मा लगाकर भी काम चलाया जा सकता था, जो एक दूसरे को निरस्त कर देंगे, परंतु प्रत्येक अल्पांश के कारण डीबी साइन अल्फा जुड़ते जाएंगे। ठीक, एक घटक के कारण तो डीबी साइन अल्फा प्राप्त हुआ है, लेकिन अगर पूरे परिधि के लिए निकालें, पूरे कुंडली के लिए निकालें, तो बिंदु पी पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र निकालने के लिए हम क्या करेंगे, डीबी साइन अल्फा का इंटीग्रेशन कर देंगे, जुड़ते जाएंगे। अतः पूरी कुंडली के कारण पी पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र, परिणामी चुंबकीय क्षेत्र जो B बराबर होगा, वो इंटीग्रेशन होगा, पूरे बंद कुंडली के कारण निकाल रहे हैं तो क्लोज्ड इंटीग्रेशन हो जाता है, और dB साइन अल्फा इतना हो जाएगा। अब ये dB का मान हम ऊपर निकाल चुके हैं। dB का मान ये निकला था μ0/4 आई डी एल साइन थीटा बटे आर स्क्वायर। सॉरी, थीटा का मान 90 रख दिया था तो ये मिल गया था μ0/4 आई डी एल बटे आर स्क्वायर, ये आया था। तो ये हम क्या करेंगे, dB का मान रख देंगे। तो इंटीग्रेशन dB का मान क्या निकला हुआ है, ये निकला पड़ा है μ0/4 आई डी एल बटे आर स्क्वायर। तो μ0/4 और आई डी एल बटे आर स्क्वायर। हाँ, देखिए ये हो गया, यानी कुल इंटीग्रेशन निकला B बराबर इंटीग्रेशन dB साइन अल्फा। dB का मान हमने ऊपर वाले समीकरण यानी μ0/4 आई डी एल बटे आर स्क्वायर, यानी dB का मान हमने ये रख दिया है। और साइन अल्फा का मान, साइन अल्फा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, साइन अल्फा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। ठीक है, तो अब देखो इस चित्र में लंब तो हुआ ये A और कर्ण हुआ है R, तो हो जाएगा A बटे R, A बटे R, ये हो गया। ठीक है, तो ये हमने रख दिया मान इसका, साइन अल्फा का मान A बटे R, ये रख दिया है। अब इसमें जो नियतांक हैं वो पूरा बाहर निकाल लीजिए। तो μ0/4 आई A बटे आर क्यूब, ये सब बाहर आ गए, और इंटीग्रेशन ऑफ बचा dl। अब गौर करिए, देखो dl का मतलब है छोटे से भाग, dl का मतलब इस छोटे से भाग AB की लंबाई है, और अगर उसका इंटीग्रेशन कर दें तो पूरे परिधि की लंबाई हो जाएगी, यानी पूरे वृत्ताकार लूप की लंबाई, और पूरे वृत्ताकार लूप की लंबाई होगी 2πa परिधि के बराबर। तो अब इसमें हमने मान रख दिया है, तो ये हो जाएगा μ0/4 और आई A बटे आर क्यूब इंटू ये हो जाएगा परिधि यानी 2πa, इतना हो गया। इसे हम आगे ले चलते हैं। हाँ, देखो क्या निकल के आया। अब B बराबर निकला है μ0/4, पीछे से देख के हम लिख रहे हैं, और निकला
2 पाई आई ए स्क्वायर, 2 पाई आई ए स्क्वायर, 2 पाई आई ए स्क्वायर बटे आर क्यूब, इतना निकला। अब लेकिन यहाँ पर आर का मान भी, ठीक है, ये हुआ। अब इसमें देखो, लेकिन ये आर है ना, आर का मान भी हम यहाँ से निकाल सकते हैं इस चित्र से। इस त्रिभुज में अगर देखें तो आर जो है कर्ण है त्रिभुज का, ये कर्ण हो जाएगा, ये लंब है और ये आधार है। तो आर बराबर हो जाएगा, आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। और अगर आर बराबर निकालेंगे तो अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ये मान इसमें रख देंगे। हाँ, यहाँ पर देखो, यानी आर बराबर होगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये मान होगा। तो ये भी मान रख दो। तो अब b बराबर निकला, b बराबर म्यू 0/4 पाई और 2 पाई आई ए स्क्वायर बटे आर का मान हमें रखना है ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखो, आर का मान जो था वो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की होल पावर 1/2। अंडर रूट का मतलब 1/2 होता है। तो यहाँ पर हम 1/2 लिखेंगे, लेकिन 1/2 पर फिर 3 घात होगी, तो यहाँ पर हम फिर 3/2 लिख देंगे। ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं। और इसे अगर सरल कर दें तो 2 से ये 4 काट दें, यानी 2 बार बचेगा, और पाई से पाई काट दें तो अब ये बचेगा म्यू 0 पाई से पाई कट गया, आई ए स्क्वायर और बटे ए स्क्वायर 2 बचेगा, यहाँ पर 2 कट गया, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल पावर 3/2, इतना बचेगा। इसी प्रकार यदि हम ये कह दें कि यदि कुंडली में n फेरे हों तो n से गुणा हो जाएगा। वैसे तो यही सूत्र है। यदि कुंडली में n फेरे हैं, तार के n फेरे हैं, तो फिर b बराबर क्या हो जाएगा? अब b बराबर हो जाएगा, n से गुणा हो जाना है, तो म्यू 0/4 पाई, यहाँ पर n से गुणा हो जाएगा, यानी 2 पाई एन आई ए स्क्वायर बटे ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल पावर 3/2। और यहाँ पर भी अगर इसे सरल करेंगे तो इसमें भी गुणा हो जाएगा, n से गुणा हो जाएगा, तो म्यू 0 एन आई ए स्क्वायर बटे 2 ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल पावर 3/2। इतना फार्मूला हो जाएगा, ये निकल के आया। अब चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा होगी किधर को होगी? अब देखो, फिर से चित्र पे आ जाओ। अगर उसकी दिशा देखें, परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा होगी, जो लंबवत थे वो तो घटक एक दूसरे को काट ही रहे हैं। सभी चुंबकीय क्षेत्र के जो घटक हैं डी बी साइन अल्फा इसी दिशा में है, यानी अक्ष के अनुदिश होगा, दूर की ओर होगा। ठीक है, और अगर धारा की दिशा पलट जाएगी तो पास की ओर होगा, कुंडली के अक्ष के अनुदिश होगा। तो बी की दिशा जो होगी कुंडली की अक्ष के अनुदिश होगी। ठीक, इस तरह से ये टॉपिक पूरा हुआ। अब नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा बायो-सैवर्ट के नियम के अनुप्रयोग में एक सेकंड टॉपिक है। ये पहला वाला टॉपिक था, ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और दूसरा जो कराने जा रहे हैं वो और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, यानी ये दोनों ही इम्पोर्टेंट है। इन दो में से एक डेरिवेशन आने की काफ़ी संभावना रहती है बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, तो ये जो हम लिख रहे हैं थोड़ा सा कुछ गंदा सा भी लग रहा होगा, लिखा हुआ साफ़ सुथरा नहीं होगा, तो आप लोगों को जैसा कि मालूम है हर वीडियो में हम डाल देते हैं। ये सारे नोट्स लिखे हुए दूसरे कॉपी पर हमने लिख रखे हैं पहले से ही, उसकी हम फ़ोटो खींचकर और वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में
लिंक रहता है, हमारे 2 लिंक रहते हैं। पहला रहता है पीडीएफ नोट्स, तो उसमें पीडीएफ नोट्स जो भी होते हैं वो हम डाल देते हैं। पीडीएफ नोट्स लिखकर नीचे लिंक रहेगा, जैसे ही दबाओगे आज के वीडियो में जितना पढ़ाया हुआ है पूरा का पूरा नोट्स आपको वहाँ मिल जाएंगे। उसके बाद में फिर एक और लिंक रहता है, वो होता है नेक्स्ट वीडियो का। तो नेक्स्ट वीडियो जैसे ही दबाएंगे तो अगले वीडियो पर हम पहुँच जाएंगे। ढूंढना नहीं पड़ेगा इस टॉपिक के बाद अगला टॉपिक क्या है, जो अगला टॉपिक होगा उसी वीडियो पर सीधे हम पहुँच जाते हैं। तो अगला जो हमारा टॉपिक है, जो डेरिवेशन है, धारावाही वृत्ताकार लूप के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र। अभी हमने क्या लिया था, धारावाही वृत्ताकार लूप लिया, लेकिन उसकी अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र निकाला था। अब हम उसके केंद्र पर निकालेंगे। धारावाही लूप के कारण केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र निकालेंगे। ठीक है, अब हम क्या निकालेंगे, उसके केंद्र पर निकालेंगे। तो जैसा कि हेडिंग में कहा गया है वैसे ही हम धारावाही लूप लेंगे, इसका एक चित्र बना देंगे। लो भाई, ये हमने बना दिया वृत्ताकार धारावाही लूप। ये अब इसमें मान लीजिए कि इसमें धारा बह रही है, आई धारा बह रही है, और इस लूप की त्रिज्या है ए। जैसे कि हमने अभी पिछले वाले डेरिवेशन में भी ए त्रिज्या ही ली थी, इसमें भी ए त्रिज्या लेंगे। और वहाँ पर भी हमने एक अल्पांश लिया था ए बी, तो यहाँ पर भी एक अल्पांश ले लीजिए। ये अल्पांश है, छोटा सा या सूक्ष्म अवयव भी कह देते हैं, ए बी है। इसकी लंबाई डी एल है, और ये अल्पांश है, एक अल्पांश या सूक्ष्म अवयव कह देते हैं, जो कि हमने डार्क कर दिया है, ये अल्पांश है। अब इस अल्पांश को बिंदु केंद्र पर चूंकि हमें बिंदु ओ पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है, तो अल्पांश को उस बिंदु से मिलाने वाली रेखा के बीच के कोण की जरूरत पड़ेगी। तो वो हमने यहाँ पर 90 अंश हो जाएगा। 90 अंश लंबवत, चूंकि परिधि पर केंद्र से जाने वाली त्रिज्या कहें, त्रिज्या हमेशा परिधि पर लंबवत होती है, तो 90 अंश का कोण बन जाएगा। अब हम चित्र का थोड़ा सा वर्णन कर लेना है, इसके बारे में थोड़ा सा लिख देना है। माना ए त्रिज्या की कुंडली ली गई है, जिसमें कितनी धारा बह रही है, जिसमें धारा आई प्रवाहित हो रही है, जिसके कारण यानी केंद्र ओ पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। केंद्र ओ पर हम चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करेंगे, तो इसके लिए क्या करेंगे, एक अल्पांश डीएल चुना, अल्पांश भी कह सकते हैं, सूक्ष्म अवयव भी कहते हैं। अल्पांश डीएल चुना, अतः बायो-सैवर्ट के नियम लगा दिए। बायो-सैवर्ट के नियम से डीएल के कारण बिंदु या केंद्र कह सकते हैं, बिंदु ओ पर चुंबकीय क्षेत्र। अब सूक्ष्म अवयव है, यहाँ पर सूक्ष्म क्षेत्रफल लिया है, लंबाई ली है डीएल, तो उसके कारण यहाँ चुंबकीय क्षेत्र भी सूक्ष्म ही होगा, यानी डी भी होगा। डी बी बराबर बायो-सैवर्ट का नियम लगा रहे हैं, तो म्यू 0/4 पाई आई
लंबाई dl और साइन थीटा बटे दूरी का वर्ग, दूरी है a स्क्वायर, दूरी है a, उसका वर्ग कराएंगे, यानी दूरी का वर्ग रहता है। अब यहाँ पर हमने जैसा कि देखा कि जो थीटा जो होता है यहाँ पर अल्पांश dl और अल्पांश को उस बिंदु से मिलाने वाली रेखा के बीच का कोण होता है जो कि 90 अंश है। तो थीटा बराबर है 90 अंश। तो अब db बराबर कितना हो जाएगा, μ0 बट्टे 4 पाई आई dl, साइन 90 हो जाएगा। साइन 90 का मान 1 होता है, तो 1 का गुणा जब किसी में भी होता है तो वो उतनी ही संख्या रहेगी, यानी आई dl बट्टे a स्क्वायर इतनी ही रहेगी। तो इतना हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, अभी हमने अल्पांश के कारण केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र निकाला है, अब पूरी परिधि के कारण निकालेंगे, पूरे वृत्ताकार धारावाही लूप के कारण निकालेंगे। अतः पूरे धारावाही लूप के कारण केंद्र O पर चुंबकीय क्षेत्र, पूरे लूप के कारण चुंबकीय क्षेत्र यानी परिणामी चुंबकीय क्षेत्र, परिणामी चुंबकीय क्षेत्र को V से नोट करते हैं तो हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन, यानी μ0 बटे 4 पाई, ये सर्किल खींच देते हैं। सर्किल तब खींचते हैं जब पूरे बंद लूप के कारण निकालते हैं तब। तो इंटीग्रेशन μ0 बटे 4 पाई आई dl बटे a स्क्वायर इतना हो जाएगा। अब यहाँ पर फिर से वही जो नियतांक है, नियत है, उसे बाहर निकाल लो, μ0 बटे 4 पाई और आई बटे a स्क्वायर इतना निकाल लिया है। इंटीग्रेशन dl, अब देखो dl का मतलब है इस वृत्ताकार लूप के छोटे से भाग की लंबाई dl, और इसका हमने ये इंटीग्रेशन कर दिया तो पूरे भाग की लंबाई यानी पूरी परिधि की लंबाई, परिधि की लंबाई होती है 2 पाई r, यानी r जहाँ पर त्रिज्या होती है, लेकिन हमने त्रिज्या ली है a, तो हो जाएगा 2 पाई a। तो इंटीग्रेशन dl बराबर हो जाएगा 2 पाई a, यानी परिधि होती है, परिधि की लंबाई है। तो इसलिए अब b बराबर कितना हुआ, b बराबर हुआ μ0 बटे 4 पाई, μ0 बटे 4 पाई और आई बटे a स्क्वायर, और इंटीग्रेशन dl का मान हो गया 2 पाई a। ठीक है, इसमें जो कट जाए उसको काट दीजिए, तो 2 से तो ये 4 कट जाएगा 2 बार, और पाई से ये पाई कट गया, और a से ये 1 बार a कट जाएगा। अब बचा b बराबर μ0 आई बटे 2a, ये फार्मूला प्राप्त हो गया। ठीक है, यहाँ पर फिर वही वाली बात हम कहेंगे, अगर कुंडली में तार के n फेरे हों, यानी एक फेरा नहीं है कुंडली में बल्कि n फेरे हों, तब n से गुणा हो जाएगा। यदि कुंडली में तार के n फेरे हों तो b बराबर हो जाएगा μ0 n i बटे 2a, ये प्राप्त हो जाता है। अब देखिए b की दिशा किधर को होगी। अब जैसा कि यहाँ पर धारा जो बह रही है इस दिशा में बह रही है, इस दिशा में, तो दाएं हाथ की हथेली का नियम नंबर 1 लगाइए, अंगूठे को धारा की दिशा में कीजिए और इस उंगलियों को उस बिंदु की ओर संकेत करेंगे जहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना हो। तो इस दिशा में चुंबकीय क्षेत्र जो होगा ऊपर की ओर होगा, और अगर मान लो धारा की दिशा पलट जाए तो फिर इस तरह से लगेगा, दाएं हाथ की हथेली का नियम नंबर 1। अब अंगूठा इस दिशा में हो गया, अब चुंबकीय क्षेत्र नीचे की ओर होगा। कुल मिलाकर ऊपर हो या नीचे हो, कागज के तल के लंबवत ही होगा। बी की जो दिशा होगी किधर को होगी, बी की दिशा कागज के तल के लंबवत होगी। ठीक है, वो उस बात पर डिपेंड करेगी ऊपर है या नीचे, धारा की दिशा पर डिपेंड करती है।
तो इस तरह से ये भी हमारा टॉपिक पूरा हो गया। तो प्यारे बच्चों, आज इतना ही बताएंगे, इस वीडियो में इतना ही है, और अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ हम आते हैं, और तब तक के लिए इंतज़ार कीजिए। अगर आपने अभी भी हमारा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए, कुछ कमेंट भी कीजिए, जिससे हमारा मनोबल बढ़ता रहे और हम वीडियो नए बनाते रहें, डालते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।